नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे वीडियो में। हमारी आज की कहानी है, क्या वह सज़ा की हकदार है। बहस के बाद केस फैसले के लिए लग गया। 5 पेशियां तो टल चुकी थी, पर अब इस पेशी को टाला नहीं जा सकता था। बहस भी निरी संभावनाओं पर ही तो आधारित थी, जिसमें मेरा वकील मस्तिष्क संतुष्ट ही नहीं हुआ था। पूरे मुकदमे के दौरान कहीं भी कोई ठोस सूत्र पकड़ में नहीं आ रहा था, जिससे मैं पद्मा को हत्या के जुर्म से बरी करा पाती। संदेह का लाभ दिला पाना भी संभव नहीं था, क्योंकि विपक्ष के सबूत इतने मजबूत थे कि उंगली रखने की भी गुंजाइश नहीं थी। मेरी जिरह से गुप्ता की पत्नी तो यहाँ तक बौखला गई कि मुझ पर ही लांछन लगाने लगी। मैडम, आप एक औरत होकर भी औरत के पाप को छिपाने की कोशिश कर रही हैं। घर पहुंचकर पद्मा के केस को लेकर हम दोनों पति पत्नी के बीच अच्छी खासी बहस छिड़ गई। केशव ने प्रश्न किया, एक बात बड़ी ही विचित्र है नेहा। गुप्ता की हत्या करते समय उसने एक बार भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा जघन्य अपराध करते समय उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। एक नहीं, दो हत्याएं। मैं ऊपर से जितनी अस्थिर लग रही थी, भीतर से उतनी ही स्थिर थी। बोली, अपराध करते समय मनुष्य ऐसी मनोस्थिति में होता ही कब जो सही गलत का निर्णय ले सके। हाँ, पूर्व नियोजित तरीके से किसी को मारा जाए तो वह बात अलग है। पद्मा जैसी सीधी सरल स्वभाव वाली महिला किसी कीड़े को तो मार नहीं सकती, सोच समझकर क्या हत्या करेगी। विश्वास नहीं होता। साहिल से मिल चुका हूँ मैं। निहायत ही शरीफ और मृदुभाषी इंसान था वह। डॉक्टर केशव, हर जो चीज चमकती है वह सोना नहीं होती। शुरू से ही मुझे लगता था पद्मा निर्दोष है। उसके जुर्म के पीछे कोई गहरा राज है। दरअसल उसकी ओर से कोई केस लड़ने वाला नहीं था, और मुझे सरकार की ओर से पामर अपने बचाव के लिए जो लोग वकील नहीं रख सकते, उन्हें न्याय हित के दृष्टिकोण से सरकार अपने खर्च पर वकील देती है, उसे पामर कहते हैं, नियुक्त किया गया था। जिस प्रकार डॉक्टर मरीज को जिंदा रखने की कोशिश तब तक करता है जब तक उसके दिल की धड़कन रहती है, ठीक उसी तरह वकील भी आखिरी दम तक जी जान से केस जीतने की कोशिश करता है। रात दिन एक करके अपने फेवर की रूलिंग खोजता है, और जब केस हार जाता है तो मुवक्किल को फिर लड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। इन दोनों व्यवसायों में बस एक ही अंतर है कि मरीज की धड़कन बंद होते ही डॉक्टर का काम खत्म हो जाता है, लेकिन वकील का काम खत्म नहीं होता। वह अपील पर अपील कर बरसों उस केस को चलाता है। किंतु पद्मा के केस में मैं ऐसा नहीं कर पा रही थी। मुझे चुटकी भर उजाला चाहिए था, जिससे मैं बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ सकूं। कितनी ही घटनाएं स्मृति पटल पर कोमने लगी, जिन्हें जीवन की व्यवस्थाओं ने बुला ही दिया था। वही सब चलचित्र की तरह आंखों के सामने मुखर हो उठा था। सामने के जंग खाए फाटक के भीतर पीले टूटे हुए मकान में पद्मा की गृहस्थी थी, जहां बाहर जुंगली सी रस्सी पर 8-10 मटमैले कपड़े हमेशा टंगे रहते थे। साहिल के घर से निकलते ही उसके घर में सिलाई मशीन की चपड़चू शुरू हो जाती थी, और तब तक जारी रहती जब तक साहिल वापस घर नहीं लौटता। सिलाई के कपड़े लेने देने का काम साहिल की उपस्थिति में ही होता था। उन दिनों उस मकान में कड़क और जगजगाते सफेद कुर्ते पजामे में एक ऐसा व्यक्ति आने लगा। जब तक वह भीतर से लौट कर नहीं आता था, तब तक मानो सबका वक्त वहीं लोहे के जंग खाए फाटक पर चिपक कर रह जाता था। यह अनचाहा व्यक्ति राकेश था, जिसे पद्मा को तमाम आलोचनाओं और अवहेलनाओं का केंद्र बना दिया था। पद्मा मेरे लिए पूर्ण रूप से अपरिचित थी, फिर भी मेरे दिल में किसी कोने में उसके लिए सहानुभूति का भाव हमेशा बना रहता था। समझ में नहीं आता था, किसी निठल्ले व्यक्ति की तरह कॉलोनी के लोग उसके जीवन में क्यों ताक झाक करते रहते। पद्मा अच्छी औरत नहीं है। उसका पति निकम्मा निकारा है, अपने परिवार का भरण पोषण सही तरीके से नहीं कर सकता। राकेश सदा मोहल्ले की जिज्ञासा का केंद्र बना रहा। माँ की निषेधाज्ञाओं और वर्जनाओं के बाद भी तुलसी के बिरवे को सींचते हुए या साहिल के लिए दरवाजा खोलते बंद करते समय खिड़की का पर्दा हटाकर या दरवाजे की ओट में खड़े होकर
मैंने पद्मा के दिव्य रूप को निहारा था, हाथ के इशारे से अभिवादन भी किया था, लेकिन उसके घर के अंदर जाने की हिम्मत कभी जुटा ही नहीं पाई। उस दिन कोर्ट से मैं जल्दी घर लौट आई थी। घर का दरवाजा खुला हुआ था और वहां सांझ सुकून की तरह पहुंच चुकी थी। सामने दुबली पतली महीन किंतु सलीकेदार साड़ी पहने पद्मा बैठी थी, माथे पर कत्थई बिंदी और चेहरा सजल सरल। अभिवादन की औपचारिकता संपूर्ण होते ही वह बोली, मैं तो पेंटिंग देख रही थी। सचमुच आपने बनाई है? बेटी की प्रशंसा से पुलकित माँ के चेहरे पर आड़ी तिरछी रेखाएं उभरने लगी थी। पद्मा के सामने मेरा ठहर जाना माँ के लिए अब असुविधाजनक होने लगा था, जिसे पद्मा समझ गई थी। उसका प्रसन्न कौतूहल भावहीनता में बदल चुका था। बिना किसी औपचारिकता के वह उठी और सहज होने का दिखावा करते हुई लौट गई। अब मुझे लगता है माँ भी जरूर जानती होगी कि वैसा कुछ नहीं है जैसा उन्होंने कहा था, लेकिन खुद को संप्रपात नागरिक प्रमाणित करने के लिए कॉलोनी वासियों की हाँ में हाँ मिलाने की इससे अच्छी आड़ उनके पास नहीं थी। ब्याह के बाद मैं न्यू शिमला छोड़कर दिल्ली चली आई। माँ भी भैया भाभी के साथ उनके गुड़गांव स्थित फ्लैट में शिफ्ट हो गई थी। एक दिन गोल्फ कोर्स की पार्टी में वह मुझे अचानक मिल गई। नाभि दर्शना साड़ी, कटे हुए बाल, गहरे कटावदार ब्लाउज पहने पद्मा के एक हाथ में शराब से लबालब भरा गिलास था और दूसरे में सिगरेट। फराटेदार अंग्रेजी बोलते हुए जब वह डांस फ्लोर पर आई तो न जाने कितनी आसक्त निगाहें उसके अधनंगे शरीर पर रेंगने लगी थी। पास ही खड़ी महिलाओं के झुंड में से एक स्वर उभरा, सही कह गए हैं सहाने, हर पुरुष की सफलता के पीछे उसकी पत्नी का हाथ होता है। सुना है धंधा करती है। सफलता पाने के लिए औरत ऐसी गलीच हरकत भी कर सकती है, केशव ने वितृष्णा से कहा। तो मैं सोच में पड़ गई। जरूर कोई व्यवस्था होती होगी कि सीधा चलता आदमी दिशाहीन हो ही जाता है। दूसरे साहिल के हाव भाव देखकर भी ऐसा नहीं लग रहा था कि उससे कोई आपत्ति है। वह सहज था। पद्मा से मिलने की योजना बना रही थी, पर मौका नहीं मिल रहा था। मिली भी तब जब वह जेल के कटघरे में थी। कुछ देर चुप्पी का माहौल बना रहा। मैंने चुप्पी तोड़ी। परसों तुम्हारा फैसला है पद्मा। मेरा कंठ भर आया। मुझे मालूम था उसे सजा होगी, वह भी समझ रही थी। उसी सपाट निर्विकार स्वर में उसने जवाब दिया, नेहा जी, मैं और नहीं लड़ सकती अपने आप से। मैंने उसे मार डाला। मैं हत्यारन हूँ। मुझे जेल तो आना ही था। अब तक केशव भी संभल चुके थे। बोले, पद्मा, इन्होंने तुम्हारा केस इस तरह लड़ा जैसे सगी बहन का हो। नेहा तुम्हें बहुत चाहती है, पूरा विश्वास भी है इन्हें तुम पर, इसीलिए इतनी मेहनत भी की है। पद्मा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं तो क्या कहते हैं। रही सजा की बात, तो वह तो जन्म से भुगत रही हूँ। जेल के भीतर रहूं या बाहर, क्या फर्क पड़ता है। इतने दिनों बाद पद्मा के मुख से तकलीफ भरा वाक्य सुनकर मैंने फौरन लोहा गर्म जानकर सवाल का हथौड़ा मारा। तुम्हें क्या तकलीफ थी पद्मा? तुमने यह जघन्य अपराध क्यों किया? नेहा जी, मुझे सजा हो जाने दीजिए। अपील का समय निकल जाने दीजिए, उसके बाद मैं आपको सब बताऊंगी, पर अभी नहीं। आप मुझे मजबूर ना करें। उसका उत्तर सुनकर मैं हैरान रह गई। फैसले का दिन भी आ गया। मेरी हिम्मत कोर्ट रूम तक जाने की नहीं हो रही थी। बेचैनी से कलेजा मुंह को आ रहा था। आखिर एसजे साहब का चपरासी मुझे बुलाने आया तो मुझे जाना पड़ा। सेशन जज ने पद्मा को 10 साल बामशक्कत कैद की सजा सुना दी गई। मैंने यंत्र चालित से बेहोशी की हालत में ऑर्डर शीट पर दस्तखत किए और घर लौट आई। केशव घर पर ही थे। मेरा उदास चेहरा देखकर मुझे समझाने लगे, इस तरह सेंटिमेंटल होने से कैसे काम चलेगा नेहा। तुम्हें तो इस फील्ड में आगे बढ़ना है। पर मैं खुद को रोक नहीं पा रही। भरकर रोने के बाद मन जब हल्का हुआ तो अगले दिन पद्मा को अपील करने की सलाह देने मैं जेल पहुंच गई। मुझे मालूम था वह कभी हामी नहीं भरेगी, लेकिन मुझे अपना कर्तव्य तो पूरा करना ही था। जेल में पद्मा ने उन सुलझाते सुलझाते मन की गुत्थियों को भी सुलझा लिया था। मुझे देखकर वह चहक कर बोली, नेहा जी, देखिए इस गलीचे का नमूना कितना सुंदर है।
जब गलीचा पूरा तैयार हो जाएगा तो आप इसे खरीद लेना। मैंने कुछ तीखी नज़रों से उसकी ओर देखा तो उसकी आंखों से इतने दिनों का रोका हुआ सैलाब फूट पड़ा। मन की व्यथा जब कुछ कम हुई तो बोली, नेहा जी, मुझे अपील तो नहीं करनी, एक बार मियाद भी निकल जाने दीजिए, फिर आप फैसला करना मैंने जो किया वह सही था या गलत। समय बड़ा बलवान होता है, उसमें हर घाव को भर देने की क्षमता होती है। मेरी प्रैक्टिस अच्छी चलने लगी थी, लेकिन पद्मा के प्रति उत्सुकता मन में बनी हुई थी। उस दिन इतवार था। सुबह थोड़ा काम निपटाकर मैं पद्मा से मिलने पहुंच गई। जरा सा कुरेदा तो वह अपनी कहानी बताने लगी। माँ बाप बचपन में गुजर गए, भाई भाभी के पास पली बड़ी, गांव के स्कूल से 9वीं पास की। मुझे पढ़ने की बड़ी ललक थी, इसीलिए साधन न होते हुए भी मैं हमेशा अव्वल दर्जे पर ही आती थी। वजीफा मिलता था, उससे भाभी रख लेती, उससे नमक तेल का खर्चा निकल आता था। भैया के पास मेरी शादी के पैसे नहीं थे। इसी बीच यहाँ बातचीत चली और मेरे ससुर ने बिना लेन देन के ब्याह करने का वचन दिया। उन्हें यह मालूम था कि उनका बेटा शादी के लायक ही नहीं, घर का कामधाम करने के लिए उन्हें एक नौकरानी चाहिए थी बस। शादी के बाद मैं साहिल के साथ इस पीली कोठी में आ गई। ज़्यादा पैसा नहीं था हमारे पास, लेकिन मन में सुकून था। रहने के लिए छत, पेट भरने के लिए रोटी और तन ढकने के लिए 4 कपड़े, बस यही ज़रूरत थी मेरी, जो साहिल की कमाई और मेरी सिलाई के काम से पूरी हो जाती थी। साहिल हमेशा मुझसे कटा कटा रहता, बात करने में हिचकिचाता। दिन भर घर का काम, ऊपर से कपड़े सीते सीते शरीर इतना थक जाता कि बिस्तर पर पड़ते ही मैं सो जाती थी। हमारी शादी को 4 महीने ही हुए थे, तभी न जाने कहाँ से यह तिलचट्टा आ गया। तितलियों की उम्मीद में तिलचट्टा हमेशा मेरी बर्बादी का कारण वही तो था। कपड़े सिलवाने के बहाने वह अक्सर साहिल की अनुपस्थिति में ही आता था। बाद में मैं समझ गई, साहिल स्वयं ही उसे हमें मिलने का मौका देता था। एक दिन उसने मुझसे कहा भी था, मुझसे तुम्हारा दुख देखा नहीं जाता पद्मा, अगर तुम्हें थोड़ा सुख मिल भी जाता तो मैं क्यों आड़े आऊं। हैरान रह गई थी मैं उसकी सोच पर। क्या दैहिक संबंधों की पूर्ति ही विवाह की परिभाषा है? मैं यह नहीं कहती कि मेरे अंदर कोई इच्छा कामना नहीं थी या मेरा शरीर कुछ मांग नहीं करता था, लेकिन उस सबके लिए किसी पराये आदमी के साथ हम बिस्तर होना, राकेश का उठना बैठना शहर के धनी मानी प्रतिष्ठित लोगों के बीच था। इन्हीं के साथ मिलकर वह अपना एक्सपोर्ट का काम शुरू करना चाह रहा था। अपने इस पूरे अभियान में उसने बोनस की तरह साहिल और मुझे भी घसीट लिया। साहिल ने भी सहर शामी भर दी। घर पर ही टीचर की व्यवस्था हो गई। वह हम दोनों को अंग्रेजी बोलना सिखाती थी, हाई क्लास सोसाइटी में विचरण के गुण सिखाती थी। शुरू शुरू में बड़ा अटपटा लगता था, मुझ जैसी सीधी सादी लड़की उस सोसाइटी में कैसे खरी उतरती, जहाँ जाम से जाम टकराए जाते थे। सिगरेट का कसेला धारदार धुआं बड़ी ठसक से काफी देर तक ठहरा रहता। औरत अपने पारदर्शी परिधानों से खुद को लपेटकर खुल्लम खुल्ला अंग प्रदर्शन करती और पुरुष शतरंज की बिसात पर नित्य नई चालें चलते थे। साहिल को तेजी बहाने लगी थी, कहता, मूवमेंट इज साइन ऑफ ग्रोथ। इसी तेजी के कारण उसने कभी मेरी परवाह ना की, ना मेरे जज्बात को समझने की फिक्र, ना ही मेरे ख्यालात को एक तरबीब देने की चिंता में उसे कभी सताया। स्ट्रॉन्ग रूम, बैंक, कैश, बिजनेस वाउचर, शेयर मार्केट वाली भाषा में ही हर भावना का अनुवादन करने वाला साहिल शारीरिक रूप से तो असक्षम था ही, संवेदनात्मक रूप से भी वह अपने आप को कभी नहीं सौंप पाया मुझे। अविवेकी केशोर्य की तरंग में अपने पति द्वारा रचित चक्रव्यूह में ऐसी मैं बढ़ती चली जा रही थी। बिजनेस के सिलसिले में जमती ये कॉकटेल पार्टियां, ठसके, समय चुपचाप रिश्ता चला गया, नामालूम ढंग से। लेकिन क्या पता था समय नहीं, हम ही बीतते जा रहे हैं। चौकी तो मैं तब थी जब सत्तन स्वर में साहिल ने गुप्ता के यहाँ जाने की बात की थी। सहसा उसने मुझे खूब बनने संवरने को कहा तो उसके स्वर की तर्ज को भांपते हुए मुझे ऐसा वैसा कुछ लगने लगा था, पर मैंने अपने मन के वाहियात वहम को निकालने में विवेक की बात झटक बैठी थी। काश मैं तब भी समझ पाती, जब मैंने लाउंज में गुप्ता को अकेले बैठे देखा था।
कहाँ थी वहाँ कोई पार्टी? आप सचमुच बहुत खूबसूरत है पद्मा जी। शराब में मस्त उसने मेरे वस्त्र तार तार कर दिए। आप होश में तो है? मैं लाउंज में साहिल साहिल चीख रही थी। साहिल जानबूझकर गया है। गुप्ता की सर्पील फुसफुसाहट मेरे कानों में पड़ी। मैं रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन उस नर्क व्यार की पाशविकता में कोई कमी नहीं आई। ऐसा लग रहा था जैसे धरती फटी और वातावरण हृदय विदारक चित्कार से भर उठा। मुझे लूट कर वह दरिंदा बाहर निकल ही रहा था कि मैंने देखा साहिल पास ही कुर्सी पर बैठा सिगरेट फूंक रहा था। मेरी चेतना चकित थी, मेरा बोध बांझ। मैं निपट मूर्ख अपनी ही नजरों में कहीं टिक नहीं पा रही थी। नेहा जी, हम किसी को थोड़ा सा जानकर कितना अधिक जान लेने का दावा करते हैं। मैं भी इसी मुगालसे में। काश साहिल एक बार कह देता कि यह सब झूठ है, तो मैं निहाल हो जाती, सचमुच की निधियां पा जाती। उसकी बातों के कर्म उगड़कर स्वयं अपनी कहानी कह गए थे। सपने में जो देखा पद्मा, उसे भूल जाओ। उसके सीमेंट जैसे बुरबुरे चिकने सपाट शब्द मेरे भीतर की भावनाओं की नमी पाकर मेरा एहसास, मेरा सारा बोध पत्थर जैसी मजबूती में जमते चले गए। साहिल कितना शातिर निकला, ऐसा दलाल जो पत्नी को ही दांव पर लगा बैठा। लेकिन वह सही भी था। मैं पत्नी थी ही कब उसकी। नौकरानी से भी बुरी दशा बना दी उसने मेरी। गुप्ता के बाद खुराना, शर्मा, मित्तल, क्रोधावेश में मेरे तन बदन में आग लग रही थी। पास ही रखी बोतल उठाकर एक दिन मैंने उन दोनों वैशी दरिंदों पर बेहताशा वार कर डाले। एक पल में भी इतना भयानक निर्णय ले लिया तुमने पद्मा? उन्हें दंड देने के लिए कानून था। मैंने उसका हाथ जोड़ते हुए बेचैनी से पूछा। कानून? पद्मा ने होठ पीसते हुए पूछा। कानून के हाथ पैसों वालों के लिए बहुत बोने हैं नेहा जी। कानून तो गवाहों पर टिका है और गवाह कहीं तोड़ दिए जाते हैं तो कहीं खरीद लिए जाते हैं। अंधे कानून के आगे बेसहारा औरतों को अपनी बेगुनाही साबित करना बेहद कठिन होता है। लेकिन मैंने कुछ कहना चाहा तो पद्मा ने मुझे बोलने का मौका दिए बगैर ही कहना जारी रखा। देश का अंधा कानून मुझे दोषी ठहराते हुए यही कहता कि जब जीवन दिया नहीं जा सकता तो उसे लेने का अधिकार भी किसी को नहीं। नेहा जी, मैं पूछती हूँ उसी कानून से कि किसी महिला की इज्जत लूटने के बाद क्या उसे पुनः लौटाया जा सकता है? यदि नहीं, तो बलात्कारी को मात्र 10 वर्ष की सजा और हत्यारे को मृत्युदंड की सजा क्यों? पद्मा क्रोध के आवेश में कांप रही थी। अगर तुम्हारे जैसी साहसी और अन्याय का विरोध करने का हौसला रखने वाली औरत इस समाज में ना हो तो वैसी दरिंदे यूं ही स्वच्छंद विचरण करते रहेंगे। यह बात यदि अदालत में तुम साबित कर सकोगी तो निश्चिंत ही तुम्हें सजा से मुक्ति मिल जाएगी। मैंने पद्मा को अपनी तरफ से विश्वास दिलाया। नेहा जी, एक औरत की जिंदगी तभी तक होती है जब तक उसके नाम के साथ किसी दूसरे मर्द का नाम नहीं जुड़ता। बदनाम औरत नेक राह पर चलना भी चाहे तो समाज के लोग उसे चलने नहीं देते। जीवन के सारे सपनों और आशाओं के इंद्रधनुष को तो साहिल ने पहले ही बदरंग कर दिया था। अब मुझे जीने की कोई चाह नहीं रही। पद्मा के मुख पर दुख और पश्चाताप का कोई चिन्ह नहीं था। वाणी में ओज और आंखों में तेज लिए वह एक नई पद्मा लग रही थी, जो शोषण के विरुद्ध अकेली किंतु दृढ़ खड़ी थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? क्या पद्मा सच में सजा की हकदार थी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।